हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में पी ब्लॉक की केमिस्ट्री, जिसमें हमारा सबसे पहला ग्रुप आता है 15 ग्रुप, और इस 15 ग्रुप को हम लोग नाइट्रोजन एंड इट्स फैमिली कहते हैं। अगर आप पी ब्लॉक को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा चैप्टर 8 मार्क्स का है। चाहे आप 8 मार्क्स बोर्ड में गेन करना हो तो पूरा लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको 8 मार्क्स नीट में चाहिए तब भी आपको पी ब्लॉक पढ़ना ही पड़ेगा। तो पी ब्लॉक को रटना नहीं है, पी ब्लॉक को समझना है, पढ़ना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल मेरे साथ बने रहना है। डेली मेरा जो भी लेक्चर होगा पी ब्लॉक से रिलेटेड आपको डेली मिलने वाला है, और आप डेली इस चैनल पे आके क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और जितने लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले बच्चा लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट आता है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोबियम। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी आपका मेटलॉयड है, बिस्मथ आपका मेटल है, और मॉस्कोबियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सिंथेटिक एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए इससे कुछ भी तो मॉस्कोबियम इंपॉर्टेंट बन के आता है। पूछ सकता है कि आपको 15 नाइट्रोजन फैमिली में 15 ग्रुप में वो कौन सा एलिमेंट है जो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, तो आपका है मॉस्कोबियम। इसको याद भी कर सकते हो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मांगे कॉइन। देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मांगे कॉइन। तो नेपाल नाइट्रोजन, पाकिस्तान फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक सब, एंटीमनी भिखारी, बिस्मथ, और मांगे कॉइन से हो जाएगा आपका मॉस्कोबियम। ये सारे एलिमेंट आपके 15 ग्रुप में आते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ क्या क्या होते हैं, हमने बताया नाइट्रोजन फास्फोरस आपके नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक एंटीमनी आपका क्या होता है, मेटलॉयड है, और बिस्मथ आपका मेटल होता है, और मॉस्कोबियम रेडियो एक्टिव सिंथेटिक एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसका देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन, तो NH2NP3 है। जब NH2NP3 आता है तो आप ध्यान से यहाँ देखिए, NP3 मतलब होता है हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम 15 ग्रुप की बात करेंगे तो 15 ग्रुप का पी ऑर्बिटल आपका क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन है तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन की कैटेगरी में आता है। इसके बारे में हम फिर उसके बाद बात करेंगे जो और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। केवल और केवल हम लोग ग्रुप में ही कंपेयर करेंगे, पीरियड में तब हम कंपेयर करेंगे जब हम 15, 16, 17, 18 सारे ग्रुप को देख लेंगे। तो एक बार में एक लेक्चर सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को एक साथ तब हम लोग पढ़ेंगे जब सारे ग्रुप के एलिमेंट की हम लोग स्टडी कर लेंगे। फिलहाल केवल और केवल हम एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस चेक करेंगे ग्रुप के अंदर। अगर हम ग्रुप के अंदर देखेंगे तो हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब हमने मॉस्कोबियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि मॉस्कोबियम आपका सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, केवल इतनी इंफॉर्मेशन रखेंगे कि दिस इज द एलिमेंट बिलोंगिंग फ्रॉम 15 ग्रुप एंड दिस इज द सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस देखते हैं किसी भी ग्रुप में, है ना। इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा भाई, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, बिस्मथ का। सबसे छोटा रेडियस किसका होगा, नाइट्रोजन का। तो अपने ग्रुप में नाइट्रोजन क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट एटम होगा, और अपने ग्रुप में बिस्मथ क्या होगा आपका, लार्जेस्ट एटम होगा। इसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो दो बातें हो रही हैं। पहली बात हो रही है कि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं आपके, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं,
पहला इंफॉर्मेशन कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो क्या होने वाला है, साइज भी क्या करने वाली है आपकी, बढ़ने वाली है, पहली बात। दूसरी, हम लोग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जिसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होता है भाई, डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from the outermost cell of isolated gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना तब आसान होगा जब उस एटम का साइज छोटा होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर एटम का साइज छोटा है तो एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। जितना छोटा एटम न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और अगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। तो अगर हम इस पूरे ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं तो हमको एक रिलेशन मिलता हुआ दिख रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जिस एटम का साइज सबसे छोटा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ काम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल के बीच में डिस्टेंस कम। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से अगर हम इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम बात करेंगे तो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करने वाली है, डिक्रीज करने वाली है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देना पड़ेगा, नाइट्रोजन को, उससे कम फास्फोरस को, उससे कम आर्सेनिक को, उससे कम स्मिथ एंटीमनी, उसके कम किसके बाद बिस्मथ को। बिस्मथ को सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, निकालने के लिए। इसीलिए इसके पास कैसी कैरेक्टर होती है, मेटेलिक कैरेक्टर होती है। इतनी बात समझ में आई। और एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसके पास अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, होपफुली आप समझ गए होंगे। जिस एटम का साइज छोटा है बेटा उसका अट्रैक्शन क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉलोड बाय बिस्मथ। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जिसमें एटॉमिक साइज बताया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए तुरंत फटाफट। इसके बाद एक और हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एलोट्रॉपिज्म। एलोट्रॉपी मीन्स क्या होता है, द एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। ऐसे एलिमेंट जो नेचर में डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट एलोट्रॉपिज्म शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। हमारा जो नाइट्रोजन है ना, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, अगर हम बात करें एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल एलिमेंट शो एलोट्रॉपिज्म। सारे के सारे एलिमेंट इस ग्रुप के एलोट्रॉपिज्म शो करते हैं। केवल किसको छोड़ दिया जाए, केवल और केवल छोड़ दिया जाए आपके नाइट्रोजन को। तो होपफुली जो मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताई, नाइट्रोजन एंड फैमिली का जो इंट्रोडक्शन पार्ट बताया आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट की जनरल केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको जितनी बातें मैंने पढ़ाई है फटाफट आपको रिवाइज करना होगा,
मैं तुरंत स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से आपको 100%, 99% नहीं, 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है क्या, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। सारे एलिमेंट की केमिकल नेचर के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे, फिर वन बाय वन जो भी कंपाउंड है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इस ग्रुप की हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इस ग्रुप की हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आता है वो है क्या, वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, OS। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इस ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझ जाएंगे तो इस ग्रुप से बनने वाले सारे कंपाउंड के नेचर के बारे में भी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस ग्रुप के एलिमेंट जनरली बात कर रहा हूं मैं, इस ग्रुप के एलिमेंट जनरली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम पाए जाते हैं। वो आपका पहला होता है +3, दूसरा होता है -3, तीसरा होता है +5। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज +3, -3 एंड +5। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देख लीजिए आप, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा आपका +3 के कंपाउंड मिलेंगे और सबसे कम आपको +5 के मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा आपको +3 के कंपाउंड मिलेंगे, मिनिमम आपके मिलेंगे +5 के, और लीस्ट मिलेंगे आपको किसके, -3 के। तो लीस्ट -3 स्टेट के ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड आपके 15 ग्रुप में मिलते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इस ग्रुप का प्रीडोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की कैटेगरी में आता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द प्रीडोमिनेंट। अगर हम बात करेंगे इसकी +3 एंड +5 की, तो +3 आपका मोर डोमिनेंट या प्रीडोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता है विथ रिस्पेक्ट टू +5। +5 के कंपेयर में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां ज्यादा स्टेबल माना जाता है। अब मैं आपको एक और एक्सेप्शन बताता हूं, जो आपका बिस्मथ है इन जनरल आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाया जाता है। बिस्मथ इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाया जाता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन एक कंपाउंड आपका है बिस्मथ का BiF5, जिसमें बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। आप देख सकते हो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इन BiF5 +5। लेकिन अगर आपको 2 मॉलिक्यूल मिलता है BiF3 और मिलता है BiF5, तो ये आपका मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन 15 ग्रुप। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन आपका मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात किया। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है इस चैप्टर का, वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, जिसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम लोग देखेंगे। जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे। रीजन क्या है कि साइज छोटा है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है, तो इस वजह से नाइट्रोजन आपके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बहुत ही कम मॉलिक्यूल बनाते हैं या बनाने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। फिर भी अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से शुरू होके +5 तक जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाइट्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होता है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5, -3 to +5,
हमने ऐसा नहीं किया कि -3n+5, मैंने कहा -3 to +5, तो -3 to +5 क्या क्या नंबर हो सकते हैं आप देख लीजिए। -3 to +5 अगर आप देखोगे बेटा तो -3 to +5 -3, -2, -1, फिर आप देख लीजिए 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि -3 to +5 कितने मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मॉलिक्यूल मिलने वाला है। तो नाइट्रोजन आपका यहाँ एनामलस बिहेवियर करने जा रहा है, फास्फोरस ऐसा नहीं कर पाता है। रीजन है साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डी ऑर्बिटल की कमी है। तो ये सब रीजन है, अभी हम अलग से एनामलस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5, एक एक मॉलिक्यूल हम लोग ध्यान से समझते हैं। अगर हम देखेंगे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मॉलिक्यूल, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मॉलिक्यूल क्या निकल के आएगा आपका NH3। NH3 में अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे बेटा कि आपका इस NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर सकते हो, इसका X +1 इंटू 3, तो X +3 = 0, तो X = हो जाएगा -3। तो NH3 में आपका नाइट्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा -3। अब देख लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल -2 के लिए NH2.NH2, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राजीन। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्राजीन। यहाँ एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसका भी -2 और इसका भी कितना है बेटा -2 है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देख लीजिए दूसरा NH2OH, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल एमाइन। अगर इस हाइड्रोक्सिल एमाइन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है तो इसका पहले मैं कंडेंस फार्मूला लिखता हूं। तो कंडेंस फार्मूला NH3O, जहां नाइट्रोजन का फाइंड करना है X +1 × 3 +-2 = 0। तो X +3 - 2 = 0, X +3 = 2, तो X = 2 - 3, X = -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप नाइट्रोजन कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ कितना आया -3, यहाँ कितना -2, यहाँ कितना -1। अब देखिए नाइट्रोजन का एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल जो आपके एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है और अर्थ का क्रस्ट में आपका नाइट्रेट के फॉर्म में चिली साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर के नाम से पाया जाता है। वो कौन सा है आपका भाई? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। अब हम लोग देखते हैं एक अगला मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1। अब 0 से किस में जाने वाला है? +1 में जाने वाला है। तो +1 में भी हम लोग लेके जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका देखिए वेल नोन कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं N2O। N2O है क्या? N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इस लाफिंग गैस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए 2X + -2 = 0, तो 2X = 2, X = 2/2 = +1। तो इस नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +1। अब देख लीजिए +2 नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। अगर इस NO में देखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप चेक कर सकते हो इस NO में भी यहाँ नाइट्रोजन का X +-2 = 0, तो X = हो जाएगा +2। आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थर्ड अगर हम कंपाउंड देखते हैं N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड +4। N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड +5। तो इस तरह से आपके नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, 9 ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने बताया, जो -3 से लेके +3 +5 की कैटेगरी में जाता है। तो ये तो आपको पता लग ही गया
यहाँ से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है इसको भी समझना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उस अच्छे क्वेश्चन में सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन वो है आपका डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। होता क्या है भाई ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। होपफुली बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं। है क्या? किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ध्यान से समझिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का अगर रिडक्शन दोनों होता है एक साथ, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। फिर से बताता हूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एक मॉलिक्यूल के एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का अगर रिडक्शन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सबसे पहला तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर हम ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे देखें तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर हम रिडक्शन को डिफाइन करते हैं तो रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जहां घटता है उसको रिडक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जहां बढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में मॉलिक्यूल ऐसा रिएक्शन नहीं देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर -3 एंड +5। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? -3 एंड +5 का कोई भी मॉलिक्यूल डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि -3 इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर इस नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। तो अगर हम कहते हैं कि जिस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, तो -3 से तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम -3 में कोई मॉलिक्यूल है NH3, इसका ऑक्सीडेशन तो हो सकता है, लेकिन कभी भी NH3 का रिडक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से कभी भी कम नहीं जा सकता है नाइट्रोजन का। इसलिए नाइट्रोजन में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मॉलिक्यूल कभी भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि केवल और केवल इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का भी मॉलिक्यूल डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। रीजन, क्योंकि +5 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +6 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंदर तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, NH2 है नाइट्रोजन का, तो वो तो कभी अपने पेयरिंग को तोड़ ही नहीं सकता है। किसी कंडीशन में d ऑर्बिटल है नहीं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर नहीं सकता है। तो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन ये अपने लॉस कर सकता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की भी एबिलिटी इसके पास नहीं है। तो +5 से आगे नहीं जा सकता है, तो N2O5 का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं हो पाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो वही तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एलिमेंट। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है तो उससे आगे तो जा नहीं सकता, फर्दर ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता। तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका केवल क्या होगा? रिडक्शन। अब एक बात समझ लीजिए कि अमोनिया का जब भी होगा, हमेशा ऑलवेज विदाउट एनी कंडीशन ऑलवेज होने वाला है ऑक्सीडेशन, कभी भी इसका रिडक्शन नहीं होगा। और N2O5 का कभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका जब भी होगा क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। तो मतलब इनमें से अब कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब समझते हैं हम, दिस इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अगर हमको एक मॉलिक्यूल मिला है जिसको कहते हैं HNO2, अगर इस HNO2 का अगर हमको नाम लिखना है तो ये नाइट्रोजन के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट
किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर उसका नाम लिखा जाएगा तो उसके नाम के पीछे इक लगेगा, और मिनिमम में होगा तो उसके नाम के पीछे अस लगेगा। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 4 से 1 गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा बेटा +3। +3 वाला मॉलिक्यूल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जा सकता है, क्योंकि +3 वाला +5 में जा सकता है और +3 वाला आपका इधर भी आ सकता है। इसका मतलब +3 वाला जो भी मॉलिक्यूल है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है। अब इसका नाम देखते हैं। इसका नाम देखेंगे तो मिनिमम में है, मतलब मैक्सिमम में नहीं है। मैक्सिमम में तो +5 होगा, कम में है तो कम में होगा। इसका नाम होता है बेटा नाइट्रस एसिड। अस लग जाएगा इसके नाम के पीछे, नाइट्रस एसिड। अब इस नाइट्रस एसिड को जब हम लोग क्या करते हैं, इस नाइट्रस एसिड को हम लोग हीट करते हैं, हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको मिलता है HNO3, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। वाई नाइट्रिक एसिड? क्योंकि नाइट्रोजन का अगर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +5 हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो हो क्या रहा है यहाँ, हो रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन। व्हाट हैपन इज हियर, हियर इज ए ऑक्सीडेशन। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो अगर डिस्प्रपोर्शनेशन देखेंगे तो यहाँ एक और मॉलिक्यूल बनेगा H2O, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। एक और मॉलिक्यूल बनेगा जिसको कहते हैं NO, इससे हमारा पूरा लेना देना है। क्योंकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, NO की बात करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो आप देख लीजिए +3 से क्या हो रहा है आपका +2, मतलब यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। यहाँ +3 से +5 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कम हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। एंड दिस इज द वन ऑफ द बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 लिख दें बैलेंस। अगर दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, मिटाते बैलेंस कर लीजिएगा बेटा आप देखिए, आप इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो यही आपका नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ ना ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी यहाँ ना रिडक्शन होगा, केवल ऑक्सीडेशन होगा। और अगर हम +5 की बात करें तो केवल रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होगा। तो +5 - 3 इज नेवर पार्टिसिपेट इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी, नोट कर लो सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद हमको बस थोड़ा सा 5 मिनट का और क्लास आज का रह चुका है ना। 5 मिनट में आज की कहानी खत्म हो जाएगी। आपको करना क्या है, नाइट्रोजन के बाद एक और एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी, इतना कॉम्प्लिकेटेड उसमें नहीं है। वो जो दूसरा एलिमेंट है वो है आपका फॉस्फोरस। वो क्या है आपका, फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस होता है वो जनरली 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक होता है +3 और एक होता है आपका +5, ठीक। बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है आपका, एक ही एलिमेंट है, एक्सेप्शन है PH3, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -3। अदरवाइज आपको PCl3 मिलेगा, अदरवाइज आपको PCl5 मिलेगा। सिंपल, आपको PCl3 मिलेगा, आपको PCl5 मिलेगा। और अगर दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो PCl3 इज मोर स्टेबल देन PCl5। सिंपल सी बात है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोनों के बारे में, ये है आपका PCl3, दिस इज द PCl3। और अगर हम PCl5 की बात करेंगे, ये है आपका PCl5, दिस इज द PCl5। आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, आगे चल के हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बॉन्ड आपका बड़ा होता है तो जब भी टूटेगा PCl5, तो PCl5 जब ब्रेक होता है तो बनता है PCl3 एंड Cl2, क्योंकि ये वाले बॉन्ड आपके वीकर बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड बड़ा हो जाता है, ये वाले बॉन्ड,
और ये वाले बॉन्ड बड़े हो जाएंगे तो आसानी से टूट सकते हैं, तो ये क्लोरीन निकल के Cl2 और PCl3 बनेगा। इसीलिए PCl3 आपका ज़्यादा स्टेबल है PCl5 के कंपेयर में। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बताया है, प्रीडोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पूरे ग्रुप का। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ एक रिएक्शन के बारे में, वो आपका डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन के बारे में। अगर हम बात करेंगे +5 का, तो +5 कभी भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दे ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +5 -3 एंड +3 इतना ऑक्सीडेशन स्टेट है। -3 का तो एक ही है आपके पास, +5 वाला फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, ये आपका रिड्यूस ही होगा। समझे कि नहीं समझे? तो +5 वाला फर्दर रिड्यूस होगा, तो इसमें तो कुछ होना नहीं है। -3 वाला भी डिस्प्रोपोर्शन नहीं देगा, नेवर, क्योंकि ये मिनिमम है। -3 एक ही, और कोई है ही नहीं, -3 के नीचे नहीं जा सकता। तो ये आपका जब भी होगा ऑक्सीडाइज होगा, जब भी होगा ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन ही होगा, रिडक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो -3 +5 वाला कोई भी फास्फोरस का मॉलिक्यूल कभी भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं देने वाला है। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कौन देगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का फास्फोरस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कम हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है। तो +3 से +5 जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और +3 से -3 जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ये आपको समझना है फास्फोरस में इंपॉर्टेंट बात। अब एक मॉलिक्यूल देखते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल है H3PO3। H3PO3, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन 2 3 जा 6, और 6 से गया आपका 3, तो यहाँ हो जाएगा +3। और अगर इसको आप हीट करते हो, आप हीट करोगे तो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा H3PO4। क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा H3PO4 और साथ में मिलेगा PH3। आप देखिए फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। PH3 में इधर को लिखता हूं, दिखेगा आपको। H3PO4 में यहाँ +5, यहाँ -3, यहाँ +3, एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में अगर बात करेंगे तो +3 से क्या हो रहा है आपका? +5 बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, और +3 से आपका हो रहा है -3 घट रहा है, तो रिडक्शन। तो होपफुली आज की क्लास आपको बेहतरीन समझ में आई होगी। आप अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए। आप इस लेक्चर को बार बार देखिए जब तक समझ में नहीं आता है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप उसको हमसे पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगा 1 बाय 1 आपके प्रॉब्लम का सलूशन दूँ। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब तक का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।